आईएनडी एनालिसिस मोदी वर्सेस इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। मिशन 24 में मोदी वर्सेस इंडिया की सियासी लड़ाई होगी। अब ये लगभग तय हो चुका है। विपक्षी एकता का नाम इंडिया दिया गया है। जिस तरह से 2 दिन ये मीटिंग चली और मीटिंग के बाद इंडिया नाम दिया गया है। तकरीबन 26 से ज़्यादा जो पार्टियां हैं वो इस बैठक में शामिल हुई। अब यूपीए नहीं, 26 दलों का इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया मोदी को सिंहासन से हटाने के लिए मैदान में होगा। हालांकि इस गठबंधन का संयोजक कौन होगा इसका फैसला अभी नहीं लिया गया है। महाराष्ट्र में होने वाली अगली बैठक में संयोजक तय किया जाएगा। एक तरफ विपक्ष की बैठक तो दूसरी तरफ बीजेपी भी अपनी ताकत परख रही है। एनडीए के घटक दलों की बैठक बुलाई है जिसमें 38 दलों को बुलाया गया है। बैठक की अध्यक्षता पीएम मोदी करेंगे। इन पार्टियों में से 13 पार्टियां ऐसी हैं जिनकी लोकसभा में एक भी सीट नहीं है। तो जिस तरह से इस बार का जो लोकसभा चुनाव है उसका जो घमासान है, मुझे लगता है कि अब मोदी वर्सेस ऑल कहें या मोदी वर्सेस इंडिया कहें या एनडीए वर्सेस इंडिया कहें, इस तरह की जो लड़ाई है वो दिखेगी। तमाम सारे विपक्षी नेता बेंगलुरु में एकजुट हुए। इसके पहले पटना में ये मीटिंग हुई थी और तमाम सारी मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा हुई और कुल मिलाकर कोशिश यही है कि ठीक है, मनभेद है, मतभेद है, लेकिन सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो मोदी से है, बीजेपी से है। और यही कारण है कि सभी अपने अपने हितों को ताक पर रख दे और एकजुट कर 2024 की लड़ाई लड़ें। ये वो तमाम सारे चेहरे हैं जो अपने स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जो उस मीटिंग के, उस बैठक के हिस्सेदार रहे हैं और जो मोदी से लड़ने के लिए जो सेना तैयार हो रही है, वो ये तमाम सारे चेहरे उस सेना में हैं। आप देख सकते हैं कि करके वो तमाम सारे चेहरा जो हम अपने टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, यही वो चेहरे होंगे जो एनडीए से लड़ेंगे। इंडिया के छत के नीचे सभी एक, और इसके जरिए इंडिया जो एक बनाया गया है, एक मूवमेंट बनाया गया है और एनडीए से वो लड़ेगा। तो जिस तरह से 2024 का जो चुनाव है, निश्चित तौर पर अब कहा जा सकता है कि पीएम मोदी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें, जब हम 26 दलों की बात करते हैं तो दूसरी तरफ अगर बात की जाए एनडीए की तो 38 दल इसमें हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें इन पार्टियों में से 13 पार्टी ऐसी हैं जिनकी लोकसभा में एक भी सीट नहीं है। लेकिन लंबे समय से एनडीए भी अपने घटक दलों का जो कुनबा है उसको बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है, बेंगलुरु बैठक की बात करें, क्योंकि पटना में जिस तरह से बैठक हुई थी और आम आदमी पार्टी कुछ मुद्दों को लेकर उसने ये कहा था कि कांग्रेस उसके साथ नहीं है। लेकिन जब बात बेंगलुरु में होती है तो तमाम सारी चीजें होती हैं कि नहीं, इस समय तो तमाम मुद्दों को, तमाम मतभेद को एक साथ दरकिनार किया जाए और एकजुट हुआ जाए, क्योंकि हमें मुकाबला एनडीए से करना है, पीएम मोदी के चेहरे से करना है। चलिए चर्चा शुरू करते हैं और क्या कुछ आगे इसमें देखने को मिल सकता है। सीधे अपने पैनल के पास चलेंगे और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह से इस लड़ाई के लिए जो एक टीम है इंडिया के नाम से लड़ने के लिए तैयार हो चुकी है। तो विपक्षी गठबंधन का नया नाम इंडिया होगा। जिस तरह से बेंगलुरु में आज बैठक हुई और बैठक के बाद ये नाम दिया गया। हालांकि अभी तमाम सारी चीजें हैं, ये भी कहा जा रहा है कि इसका संयोजक कौन होगा, किसके चेहरे पर अगुवाई होगी इस टीम इंडिया की, यह भी देखने वाली बात होगी।
तो इंडिया टीम तैयार है एनडीए से लड़ने के लिए। चलिए, दो मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलता हूं। हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी। आशीष जी, मैं स्वागत करता हूं आपका। और हमारे साथ में है सुरेंद्र शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नेता, आपका भी स्वागत करता हूं। सुरेंद्र शर्मा साहब, अब लड़ाई बड़ी हो गई है, क्योंकि अब एनडीए की जो लड़ाई है वो इंडिया से है आपकी। किस तरह से लड़ेंगे 2024 का जो आपका मिशन है? देखिए, ये जो ठगबंधन है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा, इनसे हमारी क्या लड़ाई होगी? और इनको शर्म नहीं आई इंडिया नाम रखते हुए ये भारत से अपने आप की तुलना करते हैं। ये वो लोग हैं, अगर इनके उसका फुल फॉर्म किया जाए तो आई फॉर इनडिसिप्लिन्ड, ये गैर अनुशासित लोग हैं। एन फॉर नोटोरियस, ये लोग कुख्यात लोग हैं। डी फॉर डेंजरस, ये लोग खतरनाक लोग हैं। आई फॉर इनकम्पिटेबल, ये अविश्वसनीय लोग हैं। ये गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है। 2024 में इनका सफाया होगा। इनमें ऐसा कोई भी नहीं है जो मोदी जी का मुकाबला कर सके। और जब इनसे पूछिए तो सही, इनका दूल्हा कौन है? बिना दूल्हे की बारात लेकर ढोल बजाने चल पड़े हैं। चेहरा तो तय कीजिए, जनता फिर तय करेगी। आप मोदी जी का मुकाबला करने चले हैं। कभी कहते हैं शरद पवार पीएम बनेंगे, कभी कहते हैं राहुल जी पीएम बनेंगे, कभी कहते हैं मायावती पीएम बनेगी, कभी कहते हैं केजरीवाल पीएम करेंगे। अरे इतने सारे दूल्हों की बारात होगी तो निश्चित तौर पर जैसे नारद के स्वयंवर में हुआ था कि उचकते रहेंगे। देश की जनता उसी को चुनेगी जो सर्वश्रेष्ठ होगा, जो सर्वयोग्य होगा। लेकिन वो ये कह रहे हैं सुरेंद्र शर्मा साहब कि आप तमाम सारी जो एजेंसियां हैं उनका आप दुरुपयोग कर रहे हैं। आप ईडी का, सीबीआई का, इसके जरिए आप दबाव बना रहे हैं, और इसीलिए ये तमाम सारी चीजें, बीच के जो मतभेद हैं, मनभेद हैं, उनको अलग कर दीजिए। लेकिन एक मिशन एक है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को, मोदी के चेहरे को यहां से अलग किया जाए। आपको नहीं लगता कि जिस तरह से अलग अलग आप भी करीब तकरीबन, जो मेरे पास जिस तरह से एक सूची है कि 38 दल आपको जो आ भी रहे हैं, एनडीए जिस तरह से एक अपने कुनबा को बढ़ाने जा रही है, लेकिन 13 ऐसे दल हैं जिनके पास लोकसभा की एक सीट भी नहीं है। कहीं ना कहीं आप भी, आपको ये लग रहा है कि ये बड़ी चुनौती मिलने वाली है, तो हलचल तो आपके बीच में भी है। नहीं, देखिए, समविचारी लोग जिनके लिए देश पहले है, हाँ। तो देश के बारे में विचार करते हैं, उनको साथ में लेना हमारा कर्तव्य है। अटल जी ने भी 14 दलों के गठबंधन की सरकार चलाई थी। हाँ। जिनका एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था, तो हाँ। देश के बारे में विचार करते थे। अरे हम तो उस बड़े दिल वाले लोग हैं कि बिहार में हमारी सीटें ज्यादा थी, तब भी हमने नीतीश कुमार को स्वयं मुख्यमंत्री बनाया। महाराष्ट्र में हमारी सीटें ज्यादा थी, हमने शिवसेना को मुख्यमंत्री बनाया। बड़ा दिल रखकर आप जिसकी बात कर रहे हैं कि ऐसे कई सारे दल हैं जिनके पास लोकसभा की सीटें नहीं है, लेकिन समाज में उनका प्रभाव है, प्रभुत्व है, वो देश के बारे में विचार करते हैं। हमारी पार्टी के लिए नेशन फर्स्ट है। ये जो सामने ठगबंधन बन रहा है, इनके लिए पार्टी और फैमिली फर्स्ट है। ये अपने परिवार की प्रॉपर्टी बचाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं और हम देश बचाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। चलिए, हमारे साथ में उपाध्यक्ष प्रदेश मीडिया विभाग कांग्रेस भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले भूपेंद्र गुप्ता जी, आपका स्वागत करूंगा। और सवाल सीधा कि जिस तरह से आपका जो महागठबंधन है, अब इंडिया जो टीम आपने बनाई है वो इंडिया बनाई है, लेकिन सुरेंद्र शर्मा साहब तो कुछ और ही कह रहे हैं इस टीम को लेकर। ये सुरेंद्र शर्मा जी को जितना सिखाया गया है उतना ही बोलेंगे। उससे भारतीय जनता पार्टी का जो है पूरा विन्यास समझ में आता है। अभी यहाँ पर प्रधानमंत्री आए थे 10 दिन पहले, क्या बोलकर गए थे कि 70,000 करोड़ का घोटाला जो है, सिंचाई घोटाला किया एनसीपी ने। यहाँ से जाते ही उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया। चोरों को कौन शामिल कर रहा है? जिन्हें तुम चोर कहते हो दूसरे दिन शामिल कर लेते हो। जिन्हें ये कश्मीर में आतंकवादी कहते थे उनके साथ सरकार बना ली। चिल्ला चिल्ला कर कहते थे आतंकवादी। जिस बुरहान वानी को गालियां देते थे उसके घर पैसे लेकर गए। भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है, ये चरित्र जो है दो मुहा है। जो ये बोलते हैं उसके विपरीत आचरण करते हैं। भारत के जो है राष्ट्र प्रेम की बातें करते हैं, और आतंकवादियों को घर छोड़ने कौन जाता है? और अपने विदेश मंत्री के साथ भेजता है गारंटी के साथ।
आज जो है राष्ट्रभक्ति की बातें करते हैं और हिंदुस्तान के जो है एयरबेस की पठानकोट की जांच किससे करवाते हैं? पाकिस्तान की ISI एजेंसी से। ये राष्ट्र प्रेम हमें सिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरह से गठबंधन होना चाहिए। जब अटल बिहारी जी की सरकार जो है चोरी में फंसी, भ्रष्टाचार में फंसी, जो है सरकारी संस्थाओं की को बेचने में फंसी, तब क्या बोला था अटल जी ने? गठबंधन धर्म का पालन कर रहा हूं, मैं क्या करूं। जब आप फंसो तो गठबंधन धर्म है और दूसरे के लिए जो है रोज कोस कोस के गालियां बकेंगे। ये ध्यान रहे, कुत्ते ये कौओं के कोसने से कभी जानवर मरा नहीं। लेकिन कह रहे हैं कि बारात तो आपने इकट्ठी कर ली, लेकिन दूल्हा कौन होगा पता ही नहीं है अभी। बारात तो हमसे बड़ी इनके पास है, 38 दल जुड़े हुए हैं जिनकी एक वोट भी नहीं है। उनको भी उनसे भी ये लिपट लिपट के घूम रहे हैं। इनसे पूछो ना तुम्हारा दूल्हा कौन है, तुम्हारे दूल्हे को कोई स्वीकार कर रहा है क्या? आज कितने लोगों के साथ जुड़े हुए हो ये बताएं जरा कि जो है NDA की साइज क्या है और इनके दूल्हे की बारात में से आधे रास्ते लोग क्यों भाग गए? क्यों भाग गया अकाली दल? क्यों भाग गए दूसरे दल? कैसे ये बताएं जरा। इनकी बारात में से तो लोग बीच रास्ते में से डांस करते करते भाग गए। चलिए आता हूं, दोबारा आपके पास में आता हूं विवेक गुप्ता जी, सीधे आशीष दुबे जी के पास में आता हूं। आशीष दुबे साहब, इंडिया टीम तैयार है NDA की लड़ने के लिए। क्या मान लिया जाए कि हालांकि तमाम सारे ऐसे दल थे कि नाना करके भी कह सकते हैं कि प्यार कर बैठे, तो क्या आप मान लिया जाए कि टीम तैयार है? तमाम सारी चीजें जो मतभेद की आ रही थी अब वो दरकिनार है, लेकिन अब मिशन एक है कि कैसे NDA से मुकाबला करना है। जो मजबूरी हो सकता है आगे सीटों के बंटवारे को लेके या और भी वैचारिक रूप से कुछ भिन्नता जो ये जो गठबंधन है कांग्रेस का, इंडिया जिसका नाम है, उसके साथ आएगी, वही मजबूरी तो NDA के साथ भी आ सकती है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे नए दल जोड़े हैं। तो जैसे जैसे चुनाव तक ये बात आगे बढ़ेगी, अभी तो चुनाव में तकरीबन 200 दिन है, 250 दिन है, 7-8 महीने हैं, तो जब चुनाव की जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगी तो सब ये दोनों ही गठबंधन की मजबूरी होगी कि वो अपने सहयोगी साथियों की अधिकतम जो है सहमति की कोशिश करें। तो ये बहुत स्वाभाविक है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए NDA के साथ अगर वैचारिक सहमति सभी दलों की होती तो बहुत सारे दल बाहर नहीं जाते NDA से। ये भी होता है। यूपीए में भी जब गवर्नमेंट थी तो बहुत सारी असहमतियां थी, तो बहुत सारे विवाद भी सामने आए उस वक्त सरकार के। तो मुझे ऐसा लगता है कि लेकिन जो मुकाबला जो अभी सेट हुआ है, जो मुकाबला सामने समझ में आ रहा है, वो ये है कि जो सारे विपक्षी दल हैं या गैर जो इंडिया वाले जो उसमें शामिल है अलायंस में, जो उसमें शामिल है, उनकी सबकी फिलहाल तो यही एक तीव्र इच्छा है कहीं ना कहीं जो है बीजेपी से लड़ने का। मेन उनका टारगेट जो है वो बीजेपी है। तो बीजेपी से लड़ने की जो इच्छा है अभी इन दो बैठकों में सामने आई है। धीरे धीरे जब इनके प्रोग्राम बनेंगे तब हो सकता है कि कहीं ना कहीं सीटों के बंटवारे को लेके, नेतृत्व को लेके, मुद्दों को लेके, विचारधारा को लेके कहीं ना कहीं कोई क्लैश हो। तो लेकिन उसके बावजूद भी ये एक तो तरीके से मोटे तौर पे चीजें सामने आ गई हैं कि इंडिया अलायंस जो है जितना भी चलेगा उसमें हो सकता है कोई और दल जुड़े या कुछ दल अलग भी हो जाए, लेकिन मोटे तौर पे जो 7-8 जो पार्टियां नजर आ रही हैं मुझे लगता है वो चुनाव तक आगे चलेंगी साथ। चलिए, बेहतर बात। आशीष दुबे साहब, आप कह रहे हैं कि प्रगाढ़ता अभी देखना होगा किस तरह से आगे बढ़ेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि यह भी एक अहम फैक्टर होगा कि इस पूरे दल का 26 पार्टियां जितनी भी हो, इसकी संख्या और बढ़ जाए तो इस इंडिया टीम की अगुवाई कौन करेगी? कैप्टन पर बहुत कुछ दारोमदार होगा आशीष जी। बिल्कुल निश्चित तौर पर कैप्टन पे होगा। इसीलिए जब पटना बैठक हुई तो ये कहा गया था कि अगली बैठक पे हम कैप्टन चुन लेंगे। अब आज कहा गया है कि हम महाराष्ट्र में चुनेंगे। तो ये बहुत जटिल प्रक्रिया है क्योंकि जब तक सारे चीजों का सेटलमेंट नहीं हो जाएगा, विचारों का, मुद्दों का, सीटों का, तब तक ये चीजें मुझे लगता है कि थोड़ा सा अभी इसको लिंगर ऑन करने की कोशिश की गई है ताकि ज्यादा मतभेद और ज्यादा चीजें नहीं हो। लेकिन ये तय है कि जो भी बड़े दल में कांग्रेस ही अकेली नहीं है, कांग्रेस है, नीतीश कुमार है, शरद पवार है, ये इनमें ही कोई सामूहिक रूप से कोई मुझे लगता है कि कोई चेहरा सामने आए। चलिए, ये भी अभी होगा कि टीम तैयार है, कैप्टन कौन होगा। हालांकि जिस तरह से सुरेंद्र शर्मा कह रहे थे कि दूल्हे का पता नहीं है और फिर
जिस तरह से भूपेंद्र गुप्ता जी कहते हैं कि आपका भी दूल्हा किस तरह से है कि बीच में डांस करते करते ही लोग बीच से ही चले जाते हैं। मैं सीधे सुरेंद्र शर्मा साहब के पास में आता हूं। सुरेंद्र शर्मा साहब, सुन रहे थे आप भूपेंद्र गुप्ता जी को? वो कह रहे थे सवाल तो आपके भी दूल्हे पर भी है कि आप बारात को एकजुट रखकर नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। अरे नरेंद्र मोदी उस चमत्कारिक नेतृत्व का नाम है जिसका गठबंधन तो क्या सारा देश जिसके पीछे एक साथ खड़ा हुआ है। भूपेंद्र जी क्या कहेंगे? इनकी पटना की बैठक हुई, बैठक का निष्कर्ष ये निकला कि राहुल गांधी को शादी कर लेना चाहिए, जो उस गठबंधन का निष्कर्ष था। आज की बैठक हुई, उस बैठक में कोई निष्कर्ष ही नहीं निकला। अगली बैठक में निष्कर्ष ये निकलेगा कि रेहान वाड्रा और मारिया वाड्रा इनको कांग्रेस का बाल कांग्रेस का अध्यक्ष बना देना चाहिए। बिना सिद्धांतों की ये गठबंधन को लेकर चलने वाले हैं। आप इनसे भूपेंद्र जी से पूछिए कि राहुल गांधी के वायनाड के कार्यालय पर हमला कम्युनिस्टों ने किया था या नहीं किया था? पश्चिम बंगाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पूरी तरह हत्या मारपीट तृणमूल कांग्रेस करती है कि नहीं करती? केरल में ये कम्युनिस्टों से गला काटते हैं, बंगाल में गले मिलते हैं। बंगाल में ममता बनर्जी के सिर फाड़ते हैं आपस में, दिल्ली में आके गले मिलते हैं। दो गले मिल रहे हैं या दो गले मिल रहे हैं, इस गठबंधन के सामने एक सवाल है और इसका जवाब भूपेंद्र जी को देना चाहिए। चलिए, जवाब देना चाहिए। भूपेंद्र जी सुन रहे हैं, भूपेंद्र जी जवाब दे दीजिए। अभी तो इनने क्या जवाब दे दिया कि भोपाल में जैसे बेईमान कहा था, बंबई में जाके उससे लिपट गए दादा, जिनके बड़ी कसीदे पढ़ रहे थे कि वो ऐसा चमत्कारी व्यक्तित्व है कि भोपाल में कहता है कि काला काला है, ये अपराधी है, 70,000 करोड़ का जो है भ्रष्टाचारी है, और जो है जादू से उसको बंबई में सफेद कर लेते हैं 3 दिन बाद। इसका इनने जवाब नहीं दिया। उसी चमत्कारी व्यक्तित्व के माध्यम से ये बता दीजिए आप कि जो है भारत के एयरबेस की जांच पाकिस्तान की ISI से किसने करवाई? ये इसका जवाब भी तो दो। बहुत जवाब मांगते हैं कांग्रेस से। कांग्रेस तो जो है 138 साल से जनता के जवाब दे रही है, जनता के साथ डायलॉग कर रही है। आप प्रधानमंत्री की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दो, साहस हो तो। देश के अंदर जो है ये मोनोलॉग का जमाना पैदा करना चाहते हैं कि जो कहेंगे हम कहेंगे, बाकी सब सुनेंगे। ये जमाना लोकतंत्र के खिलाफ है और ये लोकतंत्र की हत्या करने जैसा है। इसको जो है ये कितना भी इसमें चाशनी लगाए हो, कितने भी अकड़ के बोले, जनता देश की इतनी ताकतवर है, ये सारी अकड़ घुसेड़ देगी और सारी अकड़ जो है खत्म कर देगी। ये भारत की जनता है। लेकिन भूपेंद्र जी, आपको नहीं लगता कि कई ऐसे दल हैं इस इंडिया टीम में जिसको लेकर कांग्रेस की मत भिन्नता रही है, लेकिन अब आप जिस तरह से उनके साथ में है तो ये मजबूरी है कि ये जरूरी है? आपसे निवेदन करूंगा, आप तो पत्रकार हैं जी। समय समय पर देश में जब गठबंधन राजनीति का सूत्रपात हुआ, गैर कांग्रेसवाद क्या था और उसमें जो है जनसंघ की क्या स्थिति थी, क्या हैसियत थी, किसके पिछलग्गू थे ये, और कैसे गठबंधन बना था? तब तो एक दूसरे को रोज गालियां बकते थे, कैसे लिपट गए थे ये जो है जब दूसरों से सवाल करते हैं तो ये तो सोचें खुद का क्या इतिहास है। कैसे इन्होंने जो है लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पार्टी जनता पार्टी के साथ दगा किया, उनके साथ धोखा किया और उनकी सरकार गिरा दी। इस पर जो है तब कौन सी तथ्यात्मक बातों में जरा उस पर रोशनी डाले, ये क्या कारण था? क्यों जनता की जनमत पर जो है कुठाराघात किया और उसके जो है उस सपने की हत्या कर दी? इसका जवाब इनके पास नहीं है, न देंगे। सत्ता के लिए जितनी भेड़िया चाल इन्होंने चली है, जितनी लिप्सा इन्होंने दिखाई है, इतनी हिंदुस्तान के किसी दल ने नहीं दिखाई है। जिसके कंधे पे सवार हुए चलिए आपके सवालों को जवाब देना चाहते हैं भूपेंद्र जी। सुरेंद्र शर्मा साहब जी, सुरेंद्र जी। भूपेंद्र जी, आपने मेरा एक काम बहुत आसान कर दिया। आपने ये स्वीकार कर लिया कि शरद पवार भ्रष्ट हैं, एनसीपी भ्रष्ट है। मोदी जी की बात को आपने स्वीकार कर लिया, तो ऐसे 76,000 करोड़ के आरोपी आपके गठबंधन में, आपको मुबारक। शरद पवार और सुप्रिया सुले अभी भी एनसीपी में हैं। आप सरकार गिराने की बात कर रहे हैं। मोरारजी देसाई की सरकार गिराने का काम जनसंघ ने नहीं किया था, इंदिरा गांधी ने चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाकर किया था। आपने चलती हुई सरकार चंद्रशेखर के माध्यम से आपने गिरवाई थी। सरकारें गिराने का अपराध आपकी पार्टियां करती आई हैं। राजेश जी, वर्तमान में जो ठगबंधन बना है, जरा देखिए इसमें कौन कौन है। बेल पर है लालू यादव और उनका परिवार बेल पर है, गांधी परिवार उनका परिवार बेल पर है,
कनिमोझी का परिवार बेल पर है। ये बेलवादी पार्टियों की वंश बेल है। ये देश में एक जो स्वस्थ लोकतंत्र बना है, एक गरीब का बेटा बना है, एक चाय वाला प्रधानमंत्री बना है, उसको हटाकर ये परिवार वाली पार्टियां अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए देश की सत्ता हासिल करना चाहती हैं। पंचवाद की बेल ढह गई, राष्ट्रवाद की तोप से सांप नेवले एक हो गए। मोदी तेरे खौफ से जब नदी में बाढ़ आती है तो विपरीत स्वभाव वाले लोग भी पेड़ पर चढ़कर अपने प्राणों की रक्षा करते हैं। आज मोदी जी के डर से सारे विपरीत स्वभाव वाले लोग स्वभाव से दुश्मन है, जानी दुश्मन है, हत्याएं करते हैं, कार्यालय तोड़ते हैं, आग लगाते हैं, एक दूसरे को झूठे केसों फंसाते हैं। वो आज एक होकर मिले सुर मेरा तुम्हारा गा रहे हैं, पर इनके बेसुरे राग को देश की जनता जानती और पहचानती। चलिए भूपेंद्र जी, छोटा सा कमेंट से लूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा आशीष जी के पास में। क्या कहेंगे भूपेंद्र जी? इनसे सर जवाब दिया क्या कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर एक ही दिन में कैसे बन गया आदमी? इसी आदमी को इन्होंने रात के मुंह अंधेरे 4 बजे सवेरे जो है शपथ दिलवाई थी। भ्रष्टाचारियों का वकालत करने वाली और भ्रष्टाचारियों से लिपटने वाली पार्टी कोई इस देश में है तो वो केवल भाजपा है, जो लूटखोरों के हाथ मिलाती है। जिन्हें लूटखोर कहती है उनसे हाथ मिलाती है, जिन्हें आतंकवादी कहती है उनसे हाथ मिलाती है, जिन्हें आतंकवादी कहती है उनके घर जाके पैसे देती है, जिन्हें आतंकवादी कहती है उन्हें घर तक छोड़ने जाती है। ये राष्ट्रवादी लोग हैं भाई, ये विश्वगुरु बन चुके हैं केवल झूठ बोलने में। चलिए, और इसकी जो है ताकीद कोई करने की जरूरत ही नहीं है, पूरा विश्व चलिए जानता है। आशीष जी के पास में आ जाता हूं, आशीष जी से कमेंट्स लेता हूं। आशीष जी, जिस तरह से अब बिल्कुल ये तय मान लिया जाए, क्योंकि 2 बैठकें और दोनों बड़ी बैठकें, अगर बेंगलुरु की बैठक की हम बात करें तो अब इस नतीजे पे भी तो पहुंच चुके हैं सारे दल कि एक टीम, और टीम किस नाम से ये चुनाव लड़ेगी ये भी डिसाइड हो चुका है। अब मान लिया जाए कि ये पूरा महागठबंधन या इंडिया टीम तैयार हो चुकी है। ठीक है, जो थोड़ी बहुत चीज़ें रही हैं वो मुंबई में जब बैठक होगी तो उसमें भी डिसाइड कर लिया जाएगा। और जिस तरह से आशीष जी अगर बात की जाए सुरेंद्र जी की, तो वो दूल्हा कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि उसका टीम का जो कैप्टन भी चुन लिया जाएगा। तो अब मान लिया जाए कि यही महागठबंधन अब मोदी के खिलाफ होगा 2024 में। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो है कि एनडीए के खिलाफ जो है विपक्षी दलों को एक गठबंधन के तहत ही लड़ना पड़ेगा। जो अब स्थिति है वो स्थिति पिछले 9-10 सालों के मुकाबले में अगर चुनावी गणित के हिसाब से देखा जाए तो बाकी सारे दलों को जब सामूहिक प्रयास करके ही उससे लोहा लेना पड़ेगा। तो कांग्रेस के पास, ठीक है, कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, सारे देश में उसका नेटवर्क है, लेकिन मौजूदा स्थिति में जो है जब उसके 52-55 सांसद हैं तो वो लगातार ऐसा इतना बड़ा बूम थोड़ा मुश्किल होता है राजनीति में कि कोई भी पार्टी 50 सीटों में सीधे 250 पे आ जाए। या शरद पवार की पार्टी है, दूसरी पार्टी है, तो वो रातों रात कोई चमत्कार। तो इसलिए ये एक स्वाभाविक और एक नैसर्गिक जरूरत बन गई है कि, और एक सत्तारूढ़ पार्टी, दूसरी बात ये भी एक सत्तारूढ़ पार्टी है, 9 साल से 10 साल की सत्ता में है वो, तो उससे लोहा लेने के लिए बिना गठबंधन के कोई भी पार्टी उतनी प्रभावशाली सिद्ध नहीं होगी। किसी न किसी स्तर पर 2, 4, 10, 22, 25 जैसे भी जितने भी दल बने वो गठबंधन जरूरी होगा। और यही गठबंधन भाजपा के लिए भी जरूरी होगा। मैं फिर कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि 10 साल के बाद भाजपा भी जब अब चुनाव में उतरेगी, मुझे लगता है 2019 में भाजपा ने जो चुनाव लड़ा वो उसका लगभग पीक था, वो अपने शिखर तक आई है। तो अब भाजपा, बिल्कुल आशीष जी, यही कारण है कि एनडीए भी अपने कुनबा बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, तो कुनबा इसीलिए बनाया जा रहा है कि वो जिस शिखर पे भाजपा है वहां से अगर थोड़ी बहुत भी फिसलन होती है कहीं की भी स्थितियों में, तो जो उसका अलायंस है वो सब। चलिए आशीष जी, एक छोटा सा सवाल कर लेते, वक्त की कमी है। क्या 2024 से पहले जिस तरह से गठबंधन बन रहा है, क्या कुछ राज्यों में इस गठबंधन का असर दिखेगा? क्योंकि आगामी समय में 23,000 में तकरीबन मुझे लगता है 3 तो खासतौर पर मध्य प्रदेश की बात कर लें या फिर छत्तीसगढ़ या राजस्थान, इसके जगह अन्य जगहों पर भी चुनाव है। तो क्या अगर ये अलायंस तैयार हो जाता है, इंडिया टीम तैयार हो जाती है, तो कुछ देश में भी इसका असर दिखेगा? देखिए, बहुत आंशिक तौर पर ये असर दिख सकता है अगर गठबंधन तैयार होगा, क्योंकि जिन राज्यों में चुनाव होना है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, विशेष तौर पर यहाँ पे 2 दलीय व्यवस्था ज्यादा प्रभावशाली है। ये सीधे यहाँ कांग्रेस और भाजपा का संघर्ष है। अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ अलायंस से आगे बढ़ती है, ये एनडीए अलायंस में आगे बढ़ती है, तो निश्चित तौर पर ये माना जा सकता है कि वो। चलिए आशीष जी, बेहतर बात कर रहे हैं। तो जिस तरह से एनडीए से मुकाबला के लिए या कहें मोदी से मुकाबला के लिए इंडिया टीम तैयार है,
देखना होगा किस कैप्टन के साथ इंडिया टीम ये मैच लड़ती है 2024 का। जिस तरह से मुकाबला है तीनों मेहमानों का, यहां पे मैं धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर विपक्षी गठबंधन का नया नाम इंडिया दिया गया है। और बेंगलुरु में जिस तरह से बैठक हुई, मुंबई में एक बैठक होना है, और अभी तमाम सारी चीजें जो डिसाइडिंग फैक्टर हैं वो अभी बाकी हैं। जब मुंबई में बैठक होगी तो शायद तब तक एक नया कैप्टन भी इसका नजर आ जाए। और लगभग अभी तय माना जा रहा है कि तमाम सारे राजनीतिक दल जो ये मान चुके थे कि अकेले दम पर मोदी से मुकाबला संभव नहीं, कहीं ना कहीं हमें एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। अब इसको मजबूरी कहें या मजबूती कहें, ये तमाम सारी चीजें हैं, आने वाले समय में देखने को मिलेंगी। IND एनालिसिस से बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।